सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म को ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा अपन अलग अलग रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है उसका निर्धारण कर सके। तो मैकेनिज्म का जो निर्धारण करने की अनेक विधियाँ हैं जिसमें अपन ने पढ़ी थी प्रोडक्ट एनालिसिस। ये जो प्रोडक्ट है उसका एनालिसिस करके कि कोई भी रिएक्टेंट है उनसे अलग अलग रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे, तो उन प्रोडक्ट का एनालिसिस करके अपन रिएक्शन की मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी पढ़ी थी स्पेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस कि जो बनी रिएक्शंस है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है। स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस अपन ने करके देखा कि अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसका विन्यास आर है और अपने को जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का आर है, प्रोडक्ट है वो आर या एस दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, तो रिएक्शन कौन सी हो सकती है। ये वोल्डन इन्वर्जन हो रहा है कि रेशमाइजेशन हो रहा है, उसके बेस पे अपन उस रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट का पता लगाते हैं और फिर उसकी मैकेनिज्म का निर्धारण करते हैं। तीसरी मैकेनिज्म अपन ने पढ़ी थी, तीसरी विधि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट की उपस्थिति का निर्धारण कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट में बदलने के दौरान कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। तो उन इंटरमीडिएट के आधार पे भी अपन किसी भी रिएक्शन की क्रियाविधि है उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब बना हुआ अगर इंटरमीडिएट है वो अस्थायी अगर है तो उसकी उपस्थिति को अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है कि मेसिटिलीन का जो प्रोटोनीकरण है वो करते हैं अपन, तो प्रोटोनेटेड मेसिटिलीन अपने को प्राप्त होता है और प्रोटोनेटेड मेसिटिलीन की उपस्थिति का निर्धारण है एनएमआर एवं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है, स्थायी नहीं है, तो उन्हें किसी पदार्थ से क्रिया करा करके ट्रैप किया जा सकता है। अगर किसी रिएक्शन में कार्बिन बना है तो कार्बिन की उपस्थिति का निर्धारण या उनकी प्रेजेंस का डिटर्मिनेशन कार्बिन को साइक्लोहेक्सिन के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो साइक्लोएडक्ट बन जाता है। चौथी विधि है आइसोटोप इफेक्ट कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ जो रिएक्टेंट है उसमें वेग निर्धारक पद में या एक जो समस्थानिक है, समस्थानिक क्या है, एक ही पदार्थ के अलग अलग न्यूक्लियोइड यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग न्यूक्लियोइड हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो जो आइसोटोप है उनकी केमिकल रिएक्शन सेम होती है, लेकिन उनकी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अगर कोई हैवी आइसोटोप है तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उस रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगर कोई लाइट आइसोटोप है तो लाइट आइसोटोप वाला जो रिएक्टेंट है उसकी रिएक्शन क्या होगी, तीव्र गति से होगी। तो अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसको आइसोटोप इफेक्ट के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है और ये मैकेनिज्म निर्धारण की एक उत्तम विधि है जिससे कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को ज्ञात किया गया है। ये विधि इस पे आधारित है कि तत्व के अलग अलग जो आइसोटोप है उनका केमिकल जो भी है वो बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण भारी जो आइसोटोप है उनके साथ अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी जो आइसोटोप है एक ही एलिमेंट के अलग अलग न्यूक्लियोइड, जो भारी न्यूक्लियोइड है वो उस न्यूक्लियोइड युक्त जो रिएक्टेंट है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी रिएक्शन की। यदि भारी समस्थानिक का उपयोग उसी बंद परमाणु के लिए किया जाए जो बंद वेग निर्धारण पद में टूटता हो तो अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके दौरान जब अपन आइसोटोप इफेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो न्यूक्लियोइड के जो आइसोटोप, अलग अलग आइसोटोप अपन ने लेकर के अध्ययन किया, और वेग निर्धारक पद रेट डिटरमिनिंग जो स्टेप है उसके अंदर अगर आइसोटोप वाला बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है कि अभिक्रिया के वेग में तीव्र चेंज होगा। अपन ने दो आइसोटोप लिए, एक हैवी लिया एक लाइट लिया, तो चेंज वेग है जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है। लाइट अगर है तो वेग है वो अधिक होता है, और हैवी अगर न्यूक्लियोइड लिया, आइसोटोप लिया है तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर आइसोटोप जुड़ा हुआ जैसे प्रोटॉन है और प्रोटॉन का दूसरा आइसोटोप, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप अपन ने ड्यूटेरियम लिया या ट्राइटियम लिया, और वेग निर्धारक पद के दौरान अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन या ड्यूटेरियम का बीच का बॉन्ड अगर टूट रहा है तो इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। कि जो वेग निर्धारक पद है, अभिक्रिया अलग अलग पदों में हो रही है, उनमें से एक पद जो धीमी गति का पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। और अगर वेग निर्धारक पद के अंतर्गत ये बॉन्ड अगर टूटता है तो इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। और ये जो अभिक्रियाएं दो दिखाई गई हैं, इनमें ये सेकेंडरी जो अल्कोहल है उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो निर्जलीकरण के द्वारा सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। और इन अभिक्रियाओं में कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम जो बॉन्ड है वो इनका बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, और ये वेग निर्धारक पद के अंतर्गत हो रहा है। तो इसी क्या कहते हैं, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। और प्राइमरी जो आइसोटोप इफेक्ट है उसमें हाइड्रोजन युक्त रिएक्टेंट और ड्यूटेरियम युक्त जो रिएक्टेंट है उनके लिए अभिक्रिया वेग निर्धारक जो स्थिरांक है के एच रेशियो के डी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.7 के आसपास होती है। इसके विपरीत यदि टूटने वाला जो बॉन्ड है वेग निर्धारक पद में नहीं टूटता है और टूटने वाला बंध है वो उसके पास वाले जो परमाणु कार्बन है उस पे क्या जुड़ा रहता है, आइसोटोप, उसको अपन चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ ये दिखाया गया है, यहाँ पे कार्बन और 2 ब्रोमो जो ये प्रोपेन है, यहाँ इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और अपन जो आइसोटोप चेंज कर रहे हैं वो मैथिल पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ वेग निर्धारक पद के अंतर्गत ये नहीं टूटता है। तो अब इस यानी टूटने वाले बंध के पास वाले परमाणु पर भारी समस्थानिक जुड़ा हुआ होता है और वे अभिक्रिया के संपन्न होने में कहीं भागीदार हो तो वे वेग को तुलनात्मक रूप से उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन ये वेग निर्धारक पद में नहीं टूटते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। और सेकेंडरी जो आइसोटोप इफेक्ट है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। तो अगर आइसोटोप इफेक्ट के द्वारा अपन देखें कि एक रिएक्शन के अंदर है वो वेग निर्धारक जो पद, दो अलग अलग रिएक्टेंट, दो अलग अलग अपन ने आइसोटोप लगाए, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का अध्ययन कर रहे हैं, या क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आइसोटोप इफेक्ट के अंतर्गत जो वेग निर्धारक स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग निर्धारक जो स्थिरांक है उसका रेशियो अगर 6.7 आ रहा है तो यानी प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट इसमें शो हो रहा है। और इनमें क्या होता है कि वेग निर्धारक पद के अंतर्गत जो आइसोटोप है वो बॉन्ड टूटता है। जबकि अगर ये इसकी वैल्यू 1.1 के पास यानी कम आ रही है तो ये कौन सा आइसोटोपिक इफेक्ट शो करते हैं, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट शो करते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं अलग मेथड है काइनेटिक स्टडीज। ये जो काइनेटिक स्टडी है इसके द्वारा भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपन निर्धारण कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि गति की जो काइनेटिक स्टडी है इससे अपन को रिएक्शन की ऑर्डर के बारे में पता चलता है कि दी गई जो ये रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है अभिक्रिया की। अब अभिक्रिया की कोटि 1 है, 2 है, 3 है, उसके आधार पे अभिक्रिया एकाणुक है या द्विअणुक है ये अंदाज अपन लगा सकते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड है, उनका जो हाइड्रोलिसिस है, जल अपघटन किया जाता है, यानी इनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन हो रही है ये 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। SN1 की जो काइनेटिक स्टडी है उससे पता चलता है कि ये अभिक्रिया क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि SN2 है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है।
मैथिल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस किया गया और उसका जो वेग निर्धारक जो पद है -d/-CH3Br अपॉन dt इक्वल टू KCH3Br और ओ हाइड्रोक्साइड। यानी इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर जब ये हाइड्रोलिसिस किया गया एल्किल हैलाइड का, मैथिल हैलाइड का, तो अभिक्रिया के वेग निर्धारण में हाइड्रोक्साइड आयन की भी क्या होती है, भूमिका होती है। हाइड्रोक्साइड आयन भी अभिक्रिया के वेग निर्धारण को, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसकी सांद्रता भी। इसके विपरीत अगर कोई टर्सरी हैलाइड है उसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ टर्सरी हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मैथिल ब्रोमाइड है उसके जल अपघटन की क्रियाविधि इस प्रकार की होगी कि इसके वेग निर्धारण पद में हाइड्रोक्साइड आयन का भी योगदान होगा और हाइड्रोक्साइड आयन का योगदान होने के कारण ये क्या होती है, द्विअणुक या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पे एक मध्यवर्ती ने बनकर के क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। हाइड्रोक्साइड आयन है वो कार्बन पे पीछे से अटैक कर रहे हैं और ब्रोमाइड है वो टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, ये क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था, जिसमें ना तो एक बॉन्ड पूर्णतः टूटता है और ना ही दूसरा बॉन्ड है वो पूर्णतः बन पाता है, इसे संक्रमण अवस्था। और ये संक्रमण अवस्था जो है वो पेंटावैलेंट है, अस्थायी होती है और फिर तीव्र गति से ब्रोमाइड है वो प्रतिस्थापित हो जाता है और हाइड्रोक्साइड है वो जुड़ जाता है। इसके विपरीत जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टर्सरी जो हैलाइड है उसके जल अपघटन के वेग निर्धारण में हाइड्रोक्साइड आयन का कोई योगदान नहीं होता, तो इसकी क्रियाविधि इस तरह की होगी कि यहाँ जो वेग निर्धारक पद होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा। तो सबसे पहले वेग निर्धारक पद सिर्फ इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पे अभिक्रिया का वेग निर्भर ना करके सिर्फ टर्सरी हैलाइड जो है उसकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो टर्सरी हैलाइड का जो डिसोसिएशन हो रहा है, ब्रोमाइड निकल रहा है, कार्बोकैटायन जो बन रहा है, ये पद क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा, मंद गति का पद होगा। अब बना हुआ जो कार्बोकैटायन जो कि एक प्लेनर इंटरमीडिएट है उस पे हाइड्रोक्साइड आयन है वो दोनों साइड से अटैक कर देता है और क्या है, रेशमिक मिक्सचर अपने को प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग मेथड है जिनके द्वारा दी गई केमिकल रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म का निर्धारण किया जा सकता है। थैंक यू।